और रात तो आपकी दुनिया में होता है ऋषभ बाबू, मेरी जिंदगी में तो अमावस की रात ही चल रही है। अरे तुमने अपनी क्या हालत बना रखी है, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आपको मेरा एक भी लेटर नहीं मिला? सिर्फ मुझे ही नहीं, तेरे पापा को भी तेरा एक लेटर तक नहीं पहुंचा। बल्कि नाराज तो मैं थी तुझसे कि फोन करके इतने मैसेजेस छोड़े, तूने वापस न फोन किया न लेटर लिखा। मुझे लगता है ये होटल रिजॉर्ट आपके नसीब में नहीं है, क्योंकि लेविन ने भी अपना टेंडर जमा किया है और वो भी पांडे साहब से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। कंपनी से मैं बात करूंगा कि तुम्हें वो बेस्ट लॉट दे और तुम्हारे नुकसान का हर्जाना जाना भी वही करेंगे। बोलो मंजूर है? ऐसा हो सकता है ऋषभ बाबू? रोनी, तुम्हारे साथ क्या हो सकता है और क्या होना चाहिए ये कल सुबह तय करेंगे। जब हालात ही ये कर रहे हैं तो मैं इतनी तकलीफ क्यों उठाऊं? आफ्टर ऑल हालात ने तुम्हें मिस बैनर्जी से मिसेस रॉनी और फिर केशव मल्होत्रा की समथिंग समथिंग से दोबारा मिस बैनर्जी में तब्दील कर दिया। मेरी जिंदगी में चाहे जैसे हालात है, कम से कम उतार चढ़ाव तो आए। तुम तो पहले से ही बेचारी मिस देविका थी और हमेशा वही रहोगी। क्या है कि बार काउंसिल में आपने मेरे खिलाफ जो कंप्लेंट दर्ज की है उसे विड्रॉ कर दीजिए प्लीज। मिस्टर खिलनानी, अब मुझ पर कोई भी तरीका आजमाने का आपको मौका नहीं मिलेगा। एक आदमी पूजा के घर के चक्कर काट रहा है और उसका ये बुखार उतारना है हमें। पूजा जी के घर के आसपास उनका कौन उवासक है? अरे नहीं यार, उसका आशिक नहीं है वो रक्षंदा का पति है, जिसे रक्षंदा बहुत सालों पहले छोड़ चुकी है। का रक्षंदा जी शादीशुदा है? प्यार के चक्कर में पड़ के गलत आदमी से शादी कर ली उन्होंने। वो आदमी इतना जल्लाद निकला कि उसे मारता पीटता था यार, और उसी से भागकर वो अमेरिका से बॉम्बे आ गई। अब आप चिंता ना कीजिए भैया, हम जल्लाद जी को उल्टे पांव अमेरिका वापस भेज दूंगा। क्या त्यागी, डर के मारे रक्षंदा आजकल पूजा के घर रह रही है, लेकिन वो आदमी वहां भी जाकर उसे परेशान कर रहा है। अब आप चिंता ना कीजिए भैया, हम श्रीमान जल्लाद जी को ऐसा परेशान करूंगा कि उस ससुरे के पास दूसरे कौनों को परेशान करने का टाइम ही नहीं बचेगा। यार त्यागी, उससे निपटना इतना आसान नहीं है। उस आदमी से निपटने का एक तरीका और भी है। तो आप हैं श्रीमान महेंद्र मल्होत्रा? जी। इस दौरान काफी चर्चा हुई आपकी, खासकर तब से आपका नाम सुना था जब से ये होटल की गहमा गहमी शुरू हुई है। यूं समझ लीजिए आपसे रूबरू होने के लिए मैं काफी बेताब था। सेम हियर मिनिस्टर साहब। देखिए, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी होटल रिसोर्ट के संबंध में बातें हो रही हैं तो भाषा भी हिंदुस्तानी रखिए मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। अंग्रेजी भाषा में अपना अलग भ्रष्टाचार होता है और मुझे उम्मीद है कि लोग जानते हैं ये अच्छी तरह कि पांडे भ्रष्टाचार का कितना विरोध करता है। मैं तो ये कहना चाह रहा था कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। खुशी? क्षमा कीजिएगा, ये खुशी क्षण भर के लिए ही रह जाएगी। आपसे मिलने की मेरी बेताबी का ताल्लुक किसी खुशी से नहीं है। आपने मुझे रिश्वत देने की हिम्मत की है, जबकि पूरा जग जानता है कि पांडे कितना ईमानदार और साफ नीयत का है। जी मैं कुछ समझा नहीं। आजकल ईमानदारी की भाषा आसानी से कहां समझ में आती है मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा। तभी तो बेईमानी की भाषा जो मेरे लिए फारसी है, उस भाषा में आपने कई संदेश भेजे मेरे लिए। 1 करोड़ रुपए की रिश्वत देकर आप मेरी ईमानदारी को लुभा रहे थे। बड़े अफसोस और दुख की बात है ये। जी माफ कीजिएगा पांडे जी, आप महेंद्र साहब की पूरी बातों का अर्थ गलत लगा रहे हैं। आप जैसे आदर्शवादी और सिद्धांत के धनी नेता को 1 करोड़ की राशि का रिश्वत देकर कोई ऐसा पाप कैसे कर सकता है? और जहां तक उस राशि का सवाल है, वो तो उसका होटल के कॉन्ट्रैक्ट से कोई लेना देना नहीं है। वो तो बस आपके आदर्शों और सिद्धांतों की इज्जत अफजाई के लिए है। आप जैसे
आदर्शवादी पुरुष की जनता को बहुत जरूरत है, और उसी जनता के हिस्सा है महेंद्र साहब। ये तो एक इत्तेफाक है कि मल्होत्रा इंडस्ट्रीज ने भी उस होटल रिजॉर्ट के लिए टेंडर भेजा है। जी। अच्छा, तो आप ये बतौर रिश्वत नहीं दे रहे थे? जी कतई नहीं, कतई नहीं। ये आप ये रकम, जी दरअसल आपके सेक्रेटरी ने आपको बताया नहीं होगा, ये छोटी सी रकम आपके पार्टी के ट्रस्ट के लिए मामूली सी भेंट है। जी जी। अरे 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 अरे, तो आप ये रकम हमें ट्रस्ट में दे रहे थे? अच्छा। जी जी जी, बस इसी भावना से आप तिवारी जी को बुलाकर पूछिए। हम आपकी क्षमा प्रार्थी हैं महन, क्योंकि हमने आपकी भावनाओं का निरादर किया है। ये तिवारी जी की अनुपस्थिति में ये गड़बड़ हो जाता है, मुझे क्षमा। नहीं, क्या कर रहे हैं आप? सुखे। देखिए महन साहब, आपको लगता होगा कि ये पांडे जी सिर्फ बातें करते हैं। नहीं, हम उन लोगों में से नहीं हैं जो सिर्फ हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं। हम अपनी माफी आपको वो कॉन्ट्रैक्ट देकर साबित करेंगे। ये रकम हमारे ट्रस्ट में बाद में पहुंचेगी, उसके पहले आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। थैंक यू वेरी, मेरा मतलब धन्यवाद, शुक्रिया। तो पांडे जी अब आज्ञा दीजिए। महेंद्र साहब चलिए, आइए। शुक्रिया। तुम्हें और कौन सा सोल्यूशन नजर आता है मेधा? रक्षणदार जिस रिश्ते के तहत एक सर फिरे आदमी के जो जुल्म बर्दाश्त कर रही है या करने पड़ रहे हैं, वो इस रिश्ते को तोड़ के नहीं देती। रक्षंदा इस रिश्ते को तोड़कर ही यहाँ आई थी। वो इस रिश्ते को तोड़कर नहीं, छोड़कर यहाँ भाग आई थी। और मैं कानूनन रिश्ता तोड़ने की बात कर रही हूँ, मैं ऋषभ तलाक की बात कर रही हूँ। कानून बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है मेधा जी। और मेधा, शायद वो इस टूटे हुए रिश्ते की नुमाइश नहीं करना चाहती। हम तो उसके दोस्त हैं ना, फिर भी ये हकीकत उसने हमसे आखिर तक छुपा कर रखी। क्यों? मुझे नहीं लगता कि वो लीगल प्रोसीडिंग्स के पछड़े में पड़ना चाहेगी। मेधा, उन दोनों का रिश्ता इस कदर बदशक्ल हो गया था कि न जाने एक बात में से और कितनी बातें निकलेंगी, कितना कीचड़ उछलेगा। ठीक है, तो फिलहाल हम डाइवोर्स की बात को रहने देते हैं, लेकिन कम से कम हम रक्षिंदा को पुलिस प्रोटेक्शन तो दिलवा ही सकते हैं। हम लोगन के होते हुए काहे को पुलिस का एहसान लेते हैं आप? भैया, हमका सिर्फ एक मुलाकात का जरूरत है। हम उस ससुरे का वापसी का ऐसा टिकट कटवाऊंगा कि अमेरिका वो के बाद हर हिंदुस्तानी चीज को देखकर घबराने लगेगा। यार त्यागी, जो कुछ भी करना है जल्दी करना है, क्योंकि बेचारी बहुत घबराई हुई है यार। अबू के पति के घबराने का टाइम आ गया भैया। हमका सिर्फ एक दफा ऊ का नंबर नोट कर लेने दीजिए। हमरा आदमी बहुत दिल लगाकर ऊ का चालान काटेंगे। लेकिन मेरी समझ में एक बात नहीं आती ऋषभ। रक्षिंदा इज अ स्ट्रांग वुमन। वो ऐसी बातें से हड़बड़ा कैसे गई? उसका पति तो माना कि पागल आदमी है, पागलपन में ऐसी हरकतें करता है, लेकिन रक्षिंदा तो समझदार औरत है ऋषभ। और वो ये बात बेशक जानती होगी कि आज के दौर में इस तरह का खौफ बेमाने है। वो कितनी हिफाजत से है। कानून उसका साथ देगा, पुलिस उसका साथ दे सकती है, और हम तो उसके साथ हैं ही। मेधा, ये बात सुनकर मुझे भी हैरानी हुई थी पहले, लेकिन फिर धीरे धीरे ये बात मेरी समझ में आई। जिस रक्षंदा को हम जानते हैं, वो दरअसल जुल्म का एक दौर सहने के बाद जन्मी थी। और रक्षंदा अपनी पिछली जिंदगी में, जब उसने ये सारे जुल्म सहे थे, एक बहुत ही नाजुक, बेसहारा और निहायत ही जज्बाती लड़की थी। इसका मतलब वो अपने पति के इस शहर में आने की वजह से नहीं, अपने पिछले जुल्म और खौफ की वजह से घबराई हुई है। हाँ मेधा, और इस वक्त उसे एक ऐसा साथी चाहिए जो उन पुरानी यादों को बिल्कुल मिटा दे। और ये काम सिर्फ करण कर सकता है। रक्षिंदा की पिछली मोहब्बत के घिनौनी शक्ल पर अपने प्यार का हुस्न चढ़ाकर। तो फिर कम से कम करण को तो इस वक्त उसके साथ होना चाहिए था। मेरा बात यह है कि एक गलतफहमी की वजह से करण ने रक्षिंदा से फासला बना रखा है।
रक्षंदा की जिंदगी में क्या हो रहा है और क्या नहीं, इस बात का उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं है। आप पढ़े लिखे लोगन के साथ जाइए, एक दिक्कत है। अगर कोई उंगली उठाकर चांद दिखाता है तो आप उनका उंगलियां देखने लगते हो, अंगूठियां देखने लगते हो, चांद को भूल जाते हो। अरे जब दुश्मन सामने हो तो उसके ऊपर बहस नहीं किया जाता है भैया, सीधा उठकर हल्ला बोल दिया जाता है। खैर, हम जाता हूं, रक्षंदा जी की हिफाजत का इंतजाम करता हूं अपना तरीका से। प्रणाम। और आपने भी बंसल साहब पांडे से मिलने का किस्सा इतना दर्दनाक बना दिया कि मेरा भी दिल भरा है वहां खड़े खड़े। मैं तो सोच रहा था कि आपके मेहनत की आपको 1 करोड़ मिल जाएंगे। करण साहब, मेरा तो पूरा इरादा था कि मैं महेंद्र साहब को रुला दूं और महेंद्र साहब रोते रोते 1 करोड़ रुपया निकाल कर दे दें। उनका 1 करोड़ भी गया और आंसू भी बह गए। वैसे आपने उनके चेहरे पे सफेदी देखी थी जब आपने कहा कि नहीं साहब 1 लाख की नहीं 1 करोड़ की बात कर रहा हूं। आप भी खेल खेल रहे थे वहां, बात में उंगली खड़ी कर दी, उन्हें समझा 1 लाख। उन्हें समझना चाहिए था, वो होटल रिसोर्ट खोलने का इरादा रखते हैं। 1 लाख रुपए तो ढाबा खोलने में लग जाता है। वैसे करण साहब, आप भी वक्त पे अगर लेनिन और राजीव का जिक्र ना करते तो महेंद्र साहब बोतल में ना उतरते। चलिए, एक काम तो हो गया। अब रक्षंदा के मामले को कैसे सुलझाया जाए? मैं किसी भी कीमत पे उसे खोना नहीं चाहता, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। करण साहब, सबसे पहले पूजा नाम के पुल को तोड़िए जो ऋषभ और रक्षंदा के बीच में आकर खड़ा हो गया है। उसके टूटते ही ऋषभ और रक्षंदा दोनों 2 किनारे पे लग जाएंगे। रक्षंदा जी आपके किनारे आ जाएंगी और ऋषभ जी बहते हुए कहीं किसी दूसरी दिशा में चले जाएंगे। आइए आइए चेतना जी, बैठिए। थैंक यू। सोनू से मुलाकात हुई? हाँ, मुलाकात हुई। प्रिंसिपल साहब, कुछ चीजें देखकर बहुत अफसोस हुआ है। ऐसे प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल में इतनी लापरवाही, जो सर उठाकर आता है उसे नौकरी दी जाती है। मैडम, आपको कुछ बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। इस स्कूल में हर स्टाफ को सोच समझ कर रखा जाता है। मैडम, आपके सोचने समझने का क्या नतीजा है, ये मैं देख कर आ रही हूँ। आप कहना क्या चाहती है मैडम? आपके स्कूल की हॉस्टल वार्डन मिस देविका कैसे बन गई, क्या मैं ये जान सकती हूँ? देखिए, सारे एप्लीकेंट्स में वो सबसे ज्यादा काबिल थी, तभी उनको सिलेक्ट किया गया है। उसकी काबिलियत क्या है ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है प्रिंसिपल साहब। देखिए, मैं बात बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। आप फौरन उसे इस स्कूल से निकलवा दीजिए, वरना मैं हायर अथॉरिटीज को अपील करूंगी। मैं कहता हूँ आप बात को मत बढ़ाइए और बेशक हायर अथॉरिटी में जाकर अपील कीजिए। मिस देविका को स्कूल में नौकरी दिलाने वाला सिर्फ मैं ही नहीं हूं, ये सारी सिलेक्शन कमेटी का फैसला है। किस बुनियाद पर उसे ये नौकरी दी गई है, यह आपको बताना हमारे लिए जरूरी नहीं है, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। मिस देविका को यूरोप में बच्चों को पढ़ाने का 6 साल का तजुर्बा है और यहां आने से पहले वो स्विट्जरलैंड में बच्चों को पढ़ाया करती थी। उनके रिकॉर्ड बड़े इंप्रेसिव है। झूठे हैं वो सारे रिकॉर्ड्स। ये सब हम स्विस अथॉरिटी के साथ वेरीफाई कर चुके हैं। मिस देविका उन दिनों में हिंदुस्तान में थी और हमारा ये हॉस्टल वार्डन की पोस्ट के लिए दिया गया हुआ एडवर्टाइजमेंट उन्होंने पढ़ा, अप्लाई किया और उनके रिकॉर्ड्स और एक्सपीरियंस को देखते हुए हमने वो ये नौकरी उन्हें दे दी और हम अपने इस फैसले से काफी खुश हैं। मिस देविका के स्कूल में आने के बाद हर बच्चे को मानो पर्सनल अप्रोच मिल गई हो, वो अपने आप को काफी सिक्योर महसूस कर रहे हैं। आपको इस बात का यकीन नहीं होगा तो सोनू को ही देख लीजिए, और जब यहां आया था तब कितना परेशान सा रहता था और अब कितना खुश है। इन सब बातों का सेहरा आप मिस देविका को क्यों पहना रहे हैं? वजह कुछ और भी तो हो सकती है। देखिए, इस सब बातों का सेहरा मिस देविका के सर पर ही पहनाया जाता है, क्योंकि बच्चों को इतना खुश कभी पहले देखा ही नहीं गया था। आपको अगर यकीन नहीं होता मेरी बात पर तो जाकर सोनू से मिल लीजिए। सोनू की तो जान ही अपनी हॉस्टल वार्डन में बसी हुई है। मैडम, किस जान के साथ खिलवाड़ कर रही है ये मैं जानती हूँ। एक्सक्यूज मी, आपने कुछ कहा? नहीं,
थैंक यू वेरी मच प्रिंसिपल साहब। तुम? मैं काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। पूछ सकती हूँ क्यों? क्योंकि मैं जानता था कि तुम मुझसे नाराज हो। आपको गलतफहमी है, मैं किसी ऐरे गहरे से नाराज नहीं होती मिस्टर राजीव कोहली। तुम्हारे बर्ताव से साफ जाहिर होता है कि तुम मुझसे नाराज हो। ना दैट्स इनफ, ओके? मेरे साथ आपकी कोई फॉर्मल रिलेशनशिप नहीं है कि मैं आपको एक्सप्लेन ना कर पाऊं कि मैं आपसे नाराज हूं। देखो निशी, मैं यहाँ इसलिए आया हूं क्योंकि मैं रेनू और मेरे बाद। देखो, सड़क पर तुम्हें बहुत लोग मिल जाएंगे तुम्हारी इन काली करतूतों की कहानी सुनने के लिए। बाहर जाके मजमा लगाओ, मुझे नहीं सुनना है। मुझे एक मौका तो दो बोलने का। रेनू के साथ मैंने तुम्हें सुनने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हें एक सेकंड के लिए भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। ये तुम गलत कर रही हो निशी, ये तुम गलत कर रही हो। मैं यहाँ रेनू और मेरे सुनो, तुम्हारा और रेनू की रिलेशनशिप क्या है मुझे इसके बारे में बिल्कुल नहीं सुनना है। कोई सफाई नहीं सुनना मुझे, ना मुझे दिलचस्पी और ना तुम्हें सुनाने की जरूरत है। तुम तो जैसी तुली हुई हो मुझसे रिश्ता तोड़ने के लिए। यूं ही समझ लो। एंड नाउ यू कैन गो, गेट आउट। मैं जा रहा हूं, मैं जा रहा हूं। गेट आउट। ओके, बाय। हेलो करण। रक्षंदा कहाँ है? पहले मेरे हाय का जवाब दो, फिर सवाल पूछो। ज्यादा अपना मन जताने की जरूरत नहीं है पूजा। तुम लोग सभी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हो। तुम्हें हो क्या गया है करण? कुछ नहीं हुआ है मुझे। कहाँ रक्षंदा कहाँ है? वो बाहर गई है। कहाँ गई है? ऋषभ से मिलने। वो तो बेशर्म हो ही गई है। अब आप भी बेशर्मी से मुझे कह रही हैं कि वो ऋषभ से मिलने गई है। इसमें शर्म की क्या बात है? और ऋषभ से मिलने में क्या बेशर्मी है? जब ये घर उन दोनों के मिलने का अड्डा बन ही गया है, फिर उन्हें यहां से बाहर जाने की जरूरत क्यों पड़ती है? करण। ओह या पिछली बार उनकी चोरी पकड़ी गई इसलिए जगह चेंज हो गई। छी, कितना घटिया सोचते हो तुम। इन गलतफहमियों की वजह से तुम खुद अपने दुश्मन बन रहे हो। तुम्हारे प्यार की गलतफहमी, रक्षंदा के प्यार की गलतफहमी और ऋषभ के प्यार की गलतफहमी, 3 in 1। ऐसे बेहुदा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ करण। और तुम जो बेहुदा हरकत करने पर उतारू हो गई, ऋषभ और रक्षंदा की साक्षी बनी उन्हें मिलाने की कोशिश करती हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कर रही हूँ। कम ऑन पूजा, इतने भी ना समझ मत बनो। तुम नहीं जानती इस घर में क्या हो रहा है। इस घर में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा तुम सोच रहे हो। ऋषभ और रक्षंदा एक दूसरे से छिपकर नहीं मिलते हैं। मुझे तुम पर तरस आ रहा है। कुछ किस्मत ने तुम्हें अकेला रखा, कुछ तुम अपने आप को किसी के लायक नहीं रख सके। तुम लोग हो किसी के साथ के लायक। बहुत हो गया करण। क्या तुम जानते हो आजकल रक्षंदा पर क्या बीत रही है? ऋषभ बीत रहा है। जी नहीं, तुम्हें तो तुम्हारे दुखों के अलावा और किसी के दुख ही दिखाई नहीं देते। तुम तो सिर्फ अपने दुखों का हवाला देते रहते हो। क्या तुम जानते हो आजकल रक्षंदा किस खौफ में जी रही है? ये सिर्फ इल्जाम लगाना जानते हो तुम। कैसा खौफ? क्या हुआ उसे? अब फुर्सत मिली है तुम्हें। क्या हुआ क्या रक्षंदा को? तुम्हारे अलावा रक्षंदा की जिंदगी में कोई और भी है। I know, तुम्हारा मतलब? नहीं, मैं ऋषभ की बात नहीं कर रही। तो कौन है? रक्षंदा का पति।